आज हम स्टॉक रिव्यूज करेंगे। जो भी सारी कंपनीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हो उसकी एक शॉर्ट लिस्ट है मेरे पास, एक एक करके वो रिव्यू करेंगे। सबसे पहली कंपनी है जीना सीखो। इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है यार, मतलब वेनम, H4Y, हाफ ब्लड प्रिंस, धवल परामर, कीर्तिराज, से हाय प्रकाश, अल्फा बीटा गामा 26, बहुत लोगों ने शायद इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। स्टॉक प्राइस भी काफ़ी सॉलिड लग रहा है, इसका जो चार्ट है वो काफ़ी सॉलिड लग रहा है, एक्सेप्ट फॉर वो जो मार्च का पीरियड था जिसमें थोड़ा नीचे गया। एक्सेप्ट फॉर दैट 200 डीएमए के ऊपर ही है इसका स्टॉक प्राइस कंसिस्टेंटली, तो काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी लग रही है। मतलब एटलीस्ट स्टॉक प्राइस से या फिर स्टॉक का जो चार्ट देख के मुझे लग रहा है काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है ये। थोड़ा बता देता हूँ कंपनी करती क्या है। तो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचती है। तो दो लाइन्स है इनके बिजनेस के। एक तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं ये लोग, ये जो अश्वगंधा आप देख रहे हो, हर्बल टी वगैरह, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इनका एक तरह से। और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचती है। करीबन 47% बिजनेस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचने से आता है इनको। और करीबन 53% बिजनेस जो है इनका वो इनके खुद के हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स है। तो एक हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक स्प्रेड आउट तरीके से क्लिनिक्स खोल के रखे हैं। तो वहाँ पे जब पेशेंट्स आते हैं तो उनको कंसल्ट करते हैं, और अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो अपने हॉस्पिटल्स में भेजते हैं ताकि उनको एक अच्छा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वहाँ पे मिल जाए। तो आयुर्वेदिक सेगमेंट में है। तो आयुर्वेदिक सेगमेंट इंडिया में करीबन 15% से ग्रो हो रहा है। तो अगर सेगमेंट 15% से ग्रो हो रहा है तो उस सेगमेंट में बहुत सारे ऐसे कंपनीज रहेंगे जो 30-35% से ग्रो हो रहे हो, राइट। तो काफी अपकमिंग ग्रोइंग सेगमेंट है इनका, और काफी ज्यादा टेलविंड भी लग रहा है मुझको यहाँ पे। मैंने जब इन्फॉर्मेशन निकाला तो जो आयुष का जो भी मिशन है, नेशनल आयुष मिशन, गवर्नमेंट काफी एक तरह से इसको बढ़ावा दे रही है, राइट। तो आयुष मतलब आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, ये सब जो आयुर्वेदा रिलेटेड चीज़ें हैं उन उसमें इस कंपनी का ऑपरेशंस है, राइट। तो हाई ग्रोथ कंपनी दिख के आई, क्लियर कट। स्टॉक प्राइस भी इतना ऊपर जा रहा है तो थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं इसका पहले, राइट। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,100 करोड़ का है। स्मॉल कैप कंपनी, P78 है, तो पी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है इफ़ यू लुक एट द ईपीएस ग्रोथ। तो ईपीएस ग्रोथ से मोर देन 2x है ईपीएस ग्रोथ का पी, राइट। तो ये एक चीज हम दिमाग में रख लेते हैं, राइट। प्रॉफिट पैरामीटर्स पे या फिर फाइनेंशियल मेट्रिक्स अगर ग्रोथ पैरामीटर्स पे देखो तो काफी सॉलिड लग रहा है यार। ये 34% का प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले साल का। पिछले 5 साल का 74% है। पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ इज 38%। तो अगर सेक्टर 15% से ग्रो हो रहा है तो सेक्टर का मार्केट लीडर जो रहता है या टॉप 2-3 कंपनीज होते हैं वो 2x 3x से 2x 2.5x से ग्रोथ है, 3x से नहीं, 2.5x से ग्रोथ। तो ये कहीं ना कहीं सेक्टर काफी स्ट्रांग है इसका, एंड अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। तो थोड़ा कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है हेल्थ रिलेटेड। पहले क्या होता था, एक बहुत सीरियसली इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता था हमें कि जो दवाइयाँ मिलती है, एलोपैथ मेडिसिन होता है जो है ना, वही श्रेष्ठ है और आयुर्वेद वगैरह कुछ काम नहीं करता है। बट आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हम लोगों में कि ना, जो हमारा एक तरह से जो हमारी विद्या है, जो फिर हमारा एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है, वो भी सॉलिड है। तो आयुर्वेदा का एक बहुत पिछले 5-10-15 सालों में बहुत ज़्यादा एक तरह से बढ़ावा मिला है आयुर्वेद को, राइट। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी मुझे डिसेंट लगा, बहुत स्ट्रांग नहीं बोलूंगा मैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% है तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी 19% रहेगी, मतलब 10% से ज्यादा रहेगी। तो बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी है, ये क्लियर कट दिख के आ गया मुझे। दूसरी चीज जो मुझे ठीक इतनी नहीं लगी वो है इसका CFO टू EBITDA 0.5 है। तो जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट इसको बहुत प्रोत्साहन दे रहा है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट के पेशेंट्स जो है वो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेने के लिए इन क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल्स में जाते हैं। एंड गवर्नमेंट का पेमेंट टर्म्स जो होता है वो आपको सेटलमेंट जो है वो 120 दिन के बाद होता है। तो यहाँ पे CFO टू EBITDA जो है वो थोड़ा कमजोर दिख रहा है, क्योंकि ना कैश फ्लोज इतने नहीं आ रहे हैं बिजनेस में जितने आने चाहिए। और वो उसका प्राइमरली कारण जो है, 20% ऑफ द पेशेंट्स आर गवर्नमेंट पेशेंट्स जिनका पेमेंट टर्म्स 120 टू 150 डेज, 150 डेज भी होता है। यथार्थ हॉस्पिटल का जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो उसमें तो 150 डेज लिखा था। तो गवर्नमेंट थोड़ा सेटलमेंट लेट करता है। तो CFO टू EBITDA इज नथिंग बट द बार्गेनिंग पावर विद योर कस्टमर। तो गवर्नमेंट के साथ थोड़ा बार्गेनिंग पावर इस अंडरस्टैंडेबली इस कंपनी का कम है, राइट। और जिस तरह का प्रोत्साहन इसको गवर्नमेंट दे रहा है नेशनल आयुष मिशन के थ्रू, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पेशेंट्स और बढ़ेंगे, 20 से 30 होगा, 30-35 होगा। तो ये CFO टू EBITDA का जो मेट्रिक है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमजोर होगा। तो इस कंपनी ने बहुत रिसेंटली शॉर्ट टर्म डेट लिया है। रिसीवेबल्स का थोड़ा क्लियर कट प्रॉब्लम दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस। तो शॉर्ट टर्म डेट लिया है क्योंकि CFO टू EBITDA 0.5 है, राइट। तो बिजनेस मॉडल मुझे ठीक ठाक लगा। ROE ROC भी अगर आप देखोगे तो
मैं तो नॉर्मली 20-25% आरओई आरओसी देखता हूँ, बट ये तो 39% का आरओई है इसका, आरओसी 51% का है। कोई डेट नहीं है, शॉर्ट टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट वगैरह नहीं है। कंपनी का एक जो क्लियर कट मेरे को डायरेक्शन दिखा वो है कि इट वांट्स टू बी एन एसेट लाइट कंपनी। तो करंट फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट इज 46%। तो हॉस्पिटल्स डालते हो, क्लिनिक्स डालते हो ना, तो पैसा लगता है। तो अगर आप देखोगे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, नारायणा हृदयालय, आर्टेमिस जिसका मैंने बहुत रिसेंटली एनालिसिस किया, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% 17% रहता है। तो बहुत एसेट हैवी बिजनेस होता है हॉस्पिटल का, क्योंकि आपको क्लिनिक्स डालना पड़ता है, ये सब बहुत सारा एसेट का काम है, मशीनरी डालना पड़ता है। बट ये तो आयुर्वेद है, इतना मशीन मशीन लगता नहीं है इसमें, राइट। और दूसरी चीज़, ये कंपनी काफ़ी कॉन्शियसली एसेट लाइट बनने की कोशिश कर रही है। कॉलेजेस वगैरह जो होते हैं आयुर्वेद के, उनके यहाँ पे अपने सेंटर्स खोल रही है और एक फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ कंपनी बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो इट वांट्स टू बी एन एसेट लाइट कंपनी, इट्स अ एसेट हैवी कंपनी राइट नाउ, राइट। मुझे ठीक लगी कंपनी, बिजनेस मॉडल भी ठीक है, सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर्स पे भी ठीक है कंपनी का बिजनेस, राइट। अगर आप इसका ये देखो क्या बोलते हैं, इफ यू लुक एट द गाइडेंस विच द मैनेजमेंट हैज गिवन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वैल्यूएशन को लेके क्लियर हो जाती है। बिकॉज कोई भी जब हम बिजनेस एनालाइज करते हैं, हमको दो चीज़ें देखनी होती है, ईपीएस ग्रोथ आने वाला है कि अगले 1 साल 2 साल, और अगर आने वाला है तो हमको वो कंपनी क्या दाम पे मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे द गाइडेंस विच द कंपनी हैज गिवन इज करीबन 720 करोड़ का गाइडेंस दिया है रेवेन्यू का। तो यहाँ पे मैंने नंबर्स की इन कर दिए, तो मुझे ईपीएस ग्रोथ 59% का ईपीएस ग्रोथ दिख रहा है FY26 का, राइट। एंड पेग जो है, फॉरवर्ड पेग जो है वो 0.8 का दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी हाई ग्रोथ कंपनी है, राइट। हाई ग्रोथ कंपनी है, क्वालिटी भी ठीक ठाक है, इतनी खराब क्वालिटी नहीं है, ठीक ठाक क्वालिटी है, 7,000 करोड़ की कंपनी है। वैल्यू भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, 0.8 का है। तो मैं ज़्यादा सरप्राइज नहीं रहूंगा कि अगर इसका जो स्टॉक प्राइस है अगर 1 साल 1.5 साल और ऊपर जाए, अनलेस कोई एक कैटाक्लिस्मिक बोलते ना इवेंट आ जाए स्टॉक मार्केट में जिसमें वो करेक्ट हो, बट फिर भी वो ऊपर जाना ही शुरू करेगा ही। बिकॉज ग्रोथ काफ़ी सॉलिड है, हाई ग्रोथ है, डिसेंट क्वालिटी है, और थोड़ा वैल्यू भी दिख रहा है फॉर द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट दिस कंपनी इज गिविंग। ईपीएस ग्रोथ अगर 60% का है, देन कहीं ना कहीं 0.8 का फॉरवर्ड पैक कहीं ना कहीं रीजनेबल लग रहा है, राइट। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में है ये कंपनी, एंड है तो ठीक है, मतलब ठीक ठाक कंपनी है, राइट। काफी ग्रोथ है इस कंपनी में दिख रहा है, राइट। सो गाइज, दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, मैं बस एक लेवल 1 एनालिसिस करके एजुकेशनल वीडियोस बना के आई एम हेल्पिंग यू फॉर लेवल 2 एनालिसिस। सो आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ दीज कंपनीज, राइट। दूसरी कंपनी लेते हैं। सो द नेक्स्ट कंपनी इज एरॉन इंडस्ट्रीज, एक माइक्रो कैप कंपनी है। इस कंपनी को रिव्यू करने के लिए मुझे विशाल मेहता और मीरा राजगुरु ने कहा है। एरॉन कंपनी जो है ये, अगर आप कोई Tier 2 Tier 3 या Tier 1 भी सिटीज में, इफ यू गो टू स्मॉलर होटल्स, जो 3 स्टार होटल्स होते हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला होटल्स होते हैं, तो वहां पे आपको लिफ्ट्स दिखेंगे, राइट। वो लिफ्ट्स कोन या ओटिस के नहीं होते, वो लिफ्ट्स मैन्युफैक्चर की जाते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के। तो अगर आप यहाँ पे लिफ्ट देख रहे हो तो काफी सुंदर लिफ्ट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, एक तरह से काफी सुंदर होते हैं, थोड़े अलग होते हैं एज व्हाट यू सी इन द बिग बिल्डिंग्स लाइक ओटिस कोन के लिफ्ट्स होते हैं। तो ये कंपनी जो है स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करके लिफ्ट्स के पार्ट्स बनाती है, और लिफ्ट्स या फिर एलिवेटर्स जो है उनको मैन्युफैक्चर भी करती है। तो डेकोरेटिव स्टेनलेस स्टील के जो पैनल्स दिख रहे हैं आपको, या फिर फ्लैट पैनल्स दिख रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। काफी एक जुझारू कंपनी लगी मुझे। थोड़ा इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले इसका चार्ट देख लेते हैं, राइट। तो एरॉन का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो पिछले 1 साल में स्टॉक प्राइस इनका ऊपर ही गया है, राइट। पिछले 6 महीने स्पेशली इनका स्टॉक प्राइस ऊपर ही गया है, नवंबर 2024 से अगर आप देखो अभी तक, तो ठीक ठाक ही है चार्ट इसका, ग्रोथ ही दिख रहा है इसमें, राइट। इसका थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो माइक्रो कैप कंपनी है ये, 471 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। पी जो है वो 57 है फॉर एन ईपीएस ग्रोथ ऑफ 30। तो B2B कंपनी है, 57 का पी है फॉर अ ग्रोथ ऑफ 30, राइट। तो ये कंपनी का जो ग्रोथ है, फ्यूचर ग्रोथ है, जो ये ग्रोथ लाना चाहती है अपने बिजनेस में, वो है इट वांट्स टू बी अ B2B
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉर कोन ओटिस, जो बड़े बड़े ब्रांड्स है एलिवेटर्स के, लिफ्ट्स के, उनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहती है इंडिया में। तो बहुत एक तरह से मेरे को जुझारू कंपनी लगी। फ्यूचर कुछ केपेक्स नहीं किया है, ऑलरेडी कुछ केपेक्स किया था, उसका खत्म हो गया है, उसके लिए काफ़ी डेट लिया है। तो डेट टू अगर इक्विटी आप देखोगे तो 0.7 है। तो अगर डेट टू इक्विटी 0.5 से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि फाइनेंशियल प्रोफाइल जो है कंपनी का कमज़ोर है। बट जो भी डेट लेना था, जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना था, केपेक्स करना था, वो कंपनी कर चुकी है। एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ डिसेंट दिख रहा है इस कंपनी का, राइट। 30% सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ करीबन, सेल्स ग्रोथ 23%, 30% प्रॉफिट ग्रोथ। तो ग्रोथ पिछले 5 साल का ठीक ठाक लग रहा है। बिजनेस मॉडल भी ठीक ठाक ही है, 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है पिछले 5 साल का। सीएफओ टू एबिटा 0.4 है। तो ये जो भी B2B क्लाइंट्स है, इसके काफ़ी बड़े क्लाइंट्स है, इट इज़ नॉट एबल टू कन्वर्ट प्रॉफिट्स इनटू कैश फ्लोज, जिसकी वजह से थोड़ा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेट है। रिसीवेबल्स का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप रिसीवेबल्स का सेक्शन देखोगे जाकर, तो पैसे रिकवर नहीं कर पा रही है कंपनी। तो इस कंपनी का भी थोड़ा बिजनेस मॉडल कमज़ोर है। B2B कंपनी है। B2B कंपनी के सेल्स ग्रोथ जो होते हैं, लंपी सेल्स ग्रोथ होते हैं, और उनका बिजनेस मॉडल कमज़ोर होता है। अपने कस्टमर्स से वो पैसा सही वक्त पे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, इसलिए शॉर्ट टर्म डेट लेना पड़ता है, राइट। ROE इज 23%, तो 20% ROE ROC की कंपनी है ये, राइट। एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी 10.6% है, तो बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी भी है। तो बिजनेस मॉडल डिसेंट है, ग्रोथ अच्छा है, सस्टेनेबिलिटी डिसेंट है। अगर आप इसके फ्यूचर प्रोजेक्शंस देखोगे तो वो भी बता देते हैं कि ईपीएस और पी का एक आइडिया मिल जाएगा वैल्यूएशन का। तो इस कंपनी ने 20-25% का टॉप लाइन एक तरह से घोषित किया है FY26 के लिए। तो मैंने वर्स्ट केस सिनारियो 20% टॉप लाइन लिया है, राइट। मान के चलाओ कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन सेम रहेगा और कोई शेयर्स डाइल्यूट नहीं होंगे, इक्विटी डाइल्यूशन नहीं होगा। तो अगर इक्विटी डाइल्यूशन नहीं होगा तो मुझे ईपीएस ग्रोथ 20% का लगा है। तो ईपीएस ग्रोथ बहुत कोई ज़बरदस्त नहीं है, 20% का ईपीएस ग्रोथ है। बट द फॉरवर्ड पेग इज नथिंग बट योर फॉरवर्ड पी डिवाइडेड बाई ईपीएस ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट ईयर, इट कम्स टू 2.4। तो थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है। इसका बिजनेस मॉडल जैसे मैंने कहा कि ठीक ठाक है। तो इसको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से, राइट। Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है। तो मैंने जैसे कहा कि काफ़ी जुझारू कंपनी है, काफ़ी सही तरीके से अपना बिजनेस सही कर रही है एक तरह से। तो क्या होता है, जब आप स्टेनलेस स्टील या फिर कोई भी अलॉय या कोई भी कमोडिटी से आप काम कर रहे हो, अब जब बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हो या फिर उस कमोडिटी को आप थोड़ा बनाने की कोशिश करते हो, तो आपको ना कंट्रोल मिलता है कॉस्ट के ऊपर। तो ये कंपनी बहुत अच्छी तरह से जो भी इन्होंने केपेक्स किया है, इट डिड दैट टू काइंड ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेनलेस स्टील, क्योंकि स्टेनलेस स्टील इनका रॉ मटेरियल है, राइट। इसलिए आप देखोगे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17%, 18% है। अगर ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं करती है कंपनी, तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9%, 10% रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल दिख रहा है, अच्छी कंपनी है, राइट। बट मेरे को थोड़ा ओवर वैल्यूड लगी, 2.4 पेग है इसका, राइट। तो दिस वाज द एनालिसिस फॉर एरॉन इंडस्ट्रीज, माइक्रो कैप कंपनी, करीबन 500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, राइट। तो गाइज, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज गिव मी अ सिंपल लाइक इफ यू फाइंड दिस वीडियो ऑफ सम वैल्यू, राइट। अगर आप ये वीडियो और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो तो उससे बढ़िया चीज कोई हो नहीं सकती, राइट। वील गो टू द नेक्स्ट कंपनी नाउ। सो द नेक्स्ट कंपनी इज AWL Agri। तो अदानी विल्मर ग्रुप की कंपनी है। विल्मर का पेरेंटेज है इस कंपनी का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है इस कंपनी का। जो इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट होता है ऑयल का, उसमें विल्मर मदद करता है। तो ये कंपनी, जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, ये फॉर्च्यून तेल बेचती है। तो 76% इसका जो बिजनेस आता है वो एडिबल ऑयल से आता है, राइट। और करीबन 20-25% बिजनेस FMCG बिजनेस है। तो एक FMCG कंपनी है। करीबन 2200 करोड़ का केपेक्स किया था पिछले 2-3 सालों में, 2023 और 2025 में, सो दैट इट बिकम्स एन FMCG कंपनी। फिलहाल तो 76% बिजनेस जो है वो एडिबल ऑयल से आता है, तो तेल बेचती है ये कंपनी, राइट। सीधा मैं इसके कंपनी के बिजनेस मॉडल पे आता हूँ जो मुझे सही नहीं लगता है। तो FMCG कंपनी है। अगर आप HUL, नेस्ले, जाइडस वेलनेस के भी अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखोगे तो 12%, 14% के ऊपर है। इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 2.8% है। तो ये FMCG कंपनी दिख तो नहीं रही है। इसके लक्षण जो है वो FMCG कंपनीज के है नहीं, क्योंकि FMCG में प्राइसिंग पावर होता है, राइट। इस कंपनी में प्राइसिंग पावर नहीं है। ये कमोडिटाइज बिजनेस के प्रॉफिटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिटेबिलिटी 1.9, मतलब बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं, राइट। आई एम नॉट सरप्राइज कि ये कंपनी अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनहांस करने के लिए जो भी केपेक्स करके, जो भी आटा,
आटा वगैरह जो भी बनाने की कोशिश करी, जैसे आईटीसी का आशीर्वाद आटा आटा आता है, तो आटा ज्वार जो भी वीट होता है वो बिजनेस में घुसने की कोशिश करी है, क्योंकि इसका जो करंट बिजनेस है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है और बहुत कमोडिटाइज बिजनेस है। तो 2022 में 2022 में इसका स्टॉक प्राइस मैं दिखा देता हूँ, चार्ट दिखा देता हूँ। एंड इस कंपनी को एनालाइज करने के लिए मुझे सुजय 2025 अजीत राव एंड ट्रक जंक्शन ने कहा, राइट। तो इस कंपनी का जो चार्ट है काफी कमजोर चार्ट दिख रहा है, राइट। इसका स्टॉक प्राइस जो है वो एक तरह से फ्लैटिश है पिछले 6 महीनों में, और गिर के फ्लैटिश हुआ है, राइट। फ्लैटिश ही चल रहा है, राइट। और मैं सरप्राइज नहीं हूँ एक्चुअली, क्योंकि इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है जब कोई भी एक इंटरनेशनल इवेंट होता है जो ऑयल का सप्लाई चेन है, एडिबल ऑयल का, पाम ऑयल का, सनफ्लावर ऑयल का जो भी सप्लाई चेन होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो 2022 में क्या हुआ था, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल सप्लाई करने पे रोक लगा दी थी, या फिर उनका जो भी मेन एक्सपोर्ट है वो पाम ऑयल का एक्सपोर्ट है, और सनफ्लावर ऑयल का भी एक्सपोर्ट करती है इंडोनेशिया। तो एक तरह से रोक लगा दी थी, दे स्टॉप्ड काइंड ऑफ एक्सपोर्टिंग पाम ऑयल, और उसके साथ वो 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया। तो एक तरह से पूरा सप्लाई स्क्रूड अप हो गया पाम ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में, या फिर एडिबल ऑयल का जो भी इंटरनेशनल जो भी इनपुट जो भी मटेरियल है उसका पूरा ना सप्लाई पूरा ठुक गया इंटरनेशनल मार्केट में, और प्राइसेस एकदम बढ़ गए, राइट। उसके बाद क्या हो गया, वो उन्होंने अपना एक्सपोर्ट बैन निकाल दिया, और ये रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के बाद जो भी सप्लाई चेन के इश्यूज है वो सॉल्व हो गए। तो पाम ऑयल के प्राइसेस पूरे गिर गए, या फिर सनफ्लावर ऑयल के प्राइसेस पूरे गिर गए, जिसके वजह से इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई। तो ये मतलब बहुत कमोडिटाइज बिजनेस है। इंटरनेशनल ऑयल में कुछ भी, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो जाता है, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाता है। सीएफओ टू एबिटा भी 0.4 है, एफएमसीजी का सीएफओ टू एबिटा 0.4 थोड़ी तो होता है कभी, राइट। अगर आप देख लो दूसरे बड़े बड़े कंपनीज के, एफएमसीजी कंपनीज के सीएफओ टू एबिटा 0.4 नहीं होता है। तो बार्गेनिंग पावर विद द कस्टमर इज वेरी वेरी वीक। तो इसका बिजनेस मॉडल मेरे को सबसे कमजोर बिजनेस मॉडल लगा, या कमजोर बिजनेस मॉडल लगा, ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए मुझे, पर कमजोर बिजनेस मॉडल लगा मुझे। ROE is 11%. ROE is what? The ability of the company to efficiently use shareholders equity. तो मैं अगर पैसा लगा रहा हूं इस कंपनी में, तो ये 11% से रिटर्न दे रही है। तो हमें इस वीडियो में ही ऐसे कंपनीज मिल जाएंगे जो 20-25% ROE दे रहे हैं। तो ROE ROCE पे मुझे लगता है ये कंपनी बहुत कमजोर है, राइट। डेट टू इक्विटी 0.2 है, ऑप्टिकली कम दिख रहा है, बट कंपनी ने काफी ज्यादा डेट लिया है, इसका वर्किंग कैपिटल डेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका सीएफओ टू एबिटा बहुत कमजोर है, राइट। तो प्रॉफिट्स दिखा रही है बट कैश फ्लोज नहीं आ रहे, एफएमसीजी कंपनी होने के बावजूद भी कैश फ्लोज नहीं आ रहे, राइट। तो 33,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो दिस इज मिड कैप कंपनी, दिस इज नॉट अ स्मॉल कैप कंपनी। ऐसा नहीं है कि एक स्मॉल बेस से ऑपरेट कर रही है। और वैसे ऑयल का जो मार्केट है, एडिबल ऑयल का जो मार्केट है, वो करीबन 5 से 6% से ग्रो हो रहा है। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट भी काफी कमजोर है, कमोडिटाइज बिजनेस है, एफएमसीजी बिजनेस बनने की कोशिश कर रही है, मार्केट लीडर है बट एक कमोडिटाइज बिजनेस में है, राइट। तो जब भी कोई भी सप्लाई चेन रिलेटेड कोई भी फ्लक्चुएशंस होते हैं तो इस कंपनी के ऊपर असर पड़ता है, स्पेशली व्हेन इट रिलेट्स टू ऑयल। जियोपॉलिटिकल इवेंट कुछ भी होता है, कहीं वॉर शुरू हो गया तो इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठुक जाते हैं। तो आई वुड पर्सनली नॉट बी वेरी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज जिसमें मुझे मतलब रोज सुबह उठ के कुछ खबर आएगी कि यार कहीं कोई वॉर शुरू हो गया और ऑयल के प्राइसेस गिर गए हैं, या फिर किसी ने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है। सो आई वुड रादर स्टे अवे फ्रॉम सच कंपनीज। भले ही अपने आप को एफएमसीजी कंपनीज बोलते हो, बट ये कमोडिटाइज कंपनीज है, ये एफएमसीजी कंपनीज है नहीं। तो इन्होंने कुछ अपना गाइडेंस वगैरह दिया नहीं है, और मुझे गाइडेंस एक्चुअली लेना भी नहीं था, बिकॉज मुझे जब ये मैंने बिजनेस मॉडल देखा इसका तो मुझे इतना कुछ ठीक नहीं लगा, राइट। तो ये एक मिड कैप कंपनी है, 33,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी जो है वो 29 का है फॉर अ ग्रोथ ऑफ 112%। बट वो स्टॉक चार्ट में या फिर स्टॉक प्राइस में या फिर वो चार्ट जो मैंने दिखाया था उसमें इतना रिफ्लेक्ट नहीं किया है, राइट। ईपीएस ग्रोथ 112% का है, तो यार स्टॉक प्राइस ऊपर जाना चाहिए ना, तो क्यों नहीं गया, राइट। प्रॉफिट ग्रोथ 94% का है, सेल्स ग्रोथ 27% का, अच्छा सेल्स ग्रोथ है, कोई खराबी नहीं है कोई। तो ग्रोथ कंपनी है, काफी एविडेंट है ग्रोथ कंपनी है, बट इसका बिजनेस मॉडल, इसका क्वालिटी जो है वो मुझे सही नहीं लगा, सस्टेनेबिलिटी और बिजनेस मॉडल मुझे इतना सही नहीं लगा। तो इट्स अ गुड ग्रोथ कंपनी, but I don't think it's a quality company. I have not kind of delved further to understand whether I could get value out of this company. लग तो रहा है कि वैल्यू मिल रहा है क्योंकि P 29 है, ईपीएस ग्रोथ 112 है, एफसीजी कंपनी है, तो यार ये तो अंडरवैल्यूड कंपनी होनी चाहिए, बट मेरे को लगता है कि अंडरवैल्यूड नहीं है ये, राइट। तो इसका बिजनेस मॉडल इतना खास नहीं है, वीक क्वालिटी, गुड ग्रोथ, राइट। सो द नेक्स्ट कंपनी दैट वी टेक इज तो रिफेक्स इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट कंपनी दैट वी टेक। ये रेफ्रिजरेंट्स बनाना शुरू किया था इस कंपनी ने जब ये बिजनेस में आई थी 2002 में। तो ये कूलिंग जो होता है, जो
फ्रिज में जो कूलिंग होता है या फिर एयर कंडीशन में जो कूलिंग होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। वो बचपन में हमने सीखा होगा कि यार जो ओजोन लेयर है उसको थिन बनाते हैं, राइट। तो ये कंपनी बोलती है कि इस कंपनी ने बोला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ नहीं करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो कि एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है। तो इस कंपनी ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज करना शुरू किया 2002 से, एंड फिर इसका बिजनेस बना। बट ये कंपनी जो है वो कंप्लीटली अलग बिजनेस में, तो जो रेफ्रिजरेंट या फिर कूलिंग का बिजनेस जो मैंने बताया, दैट जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 2-3% टू इट्स टॉप लाइन राइट नाउ। देयर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स टॉप लाइन राइट नाउ, राइट। तो इस कंपनी का स्टॉक चार्ट या फिर चार्ट देखोगे आप तो काफी फ्लैटिश ग्रोथ है, राइट। पिछले एक साल में इस कंपनी में कुछ हुआ नहीं है, राइट। पिछले साल प्रॉफिटेबिलिटी भी पूरी गिर गई थी। क्यों गिर गई थी मैं बताऊंगा आपको। तो नॉर्मली क्या हो गया था, जब कोविड के वक्त ना बहुत सारे कंपनीज जो सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर या फिर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो काम कर रहे थे, सो पीपल सेड दैट दीज कंपनीज आर गोइंग टू बी लाइक मल्टी बैगर्स रहेंगे, राइट। तो मल्टी बैगर्स बेसिकली 3 या 4 तरह के कंपनीज होते हैं, राइट। एक तो वो कंपनीज होते हैं जो एक बहुत फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन बनाते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल 2 साल पहले हम सब गूगल सर्च करते थे, अब चैट जीपीटी करते हैं, और चैट जीपीटी का जो डेल्टा चेंज है, जो यूजर एक्सपीरियंस है, वो फिनोमिनल है। तो अभी तो मैं गूगल सर्च इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ, सिर्फ चैट जीपीटी या फिर जो एलएलएम मॉडल्स है उनको ही एक तरह से इस्तेमाल करता हूँ, राइट। तो फ्यूचरिस्टिक कोई सेक्टर होना चाहिए, कुछ ऐसा कर रहे हो जो फ्यूचरिस्टिक है या नहीं, राइट। अगर है तो मल्टी बैगर 10x 100x ग्रोथ आ सकता है उस कंपनी में, आ सकता है। आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं, आ सकता है। ये एक चीज है। दूसरी चीज है कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट बड़ा होना चाहिए, राइट। बिटकॉइन का टैम जो है वो करीबन $23 ट्रिलियन का है, और करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन बिटकॉइन का करीबन 3 ट्रिलियन का है। मैं 23 ट्रिलियन कहां से ले रहा हूं, गोल्ड का टैम जो है वो 23 ट्रिलियन का है, राइट। तो गोल्ड सबके पास होता है, तो इट्स अ हाईली पेनिट्रेटेड प्रोडक्ट, राइट। एंड बिटकॉइन इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू जस्ट लाइक गोल्ड, बट उसका मार्केट पेनिट्रेशन सिर्फ 3 ट्रिलियन का है। 23 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन में बहुत ज्यादा फर्क है, राइट। तो बिटकॉइन जो है वो एक स्मॉल कैप है, वो मिड कैप बनेगा, लार्ज कैप बनेगा ओवर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, राइट। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट एकदम बड़ा होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है टेलविंड होना चाहिए, राइट। तो 2020 के पहले जो भी ईपीसी कंपनीज होते थे ये सब वेले बैठे रहते थे। जैसे गवर्नमेंट केपेक्स बढ़ाया 2020-21 में, जब कोविड आया था, गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं कर रहा है, प्राइवेट केपेक्स कुछ नहीं हो रहा है, हमें ही उतरना पड़ेगा केपेक्स करने के लिए, हमें ब्रिजेस जो भी बना रहे हैं गवर्नमेंट, रोड्स बनाना पड़ेगा, रेलवेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सडनली जो ईपीसी कंपनीज जो वेले बैठे थे सडनली आ गए और उन्होंने ऑर्डर्स लिए। तो कोई भी अगर आप देखो 2021 टू 2024 ईपीसी कंपनी अच्छी हो खराब हो, प्रमोटर चोर हो अच्छा आदमी हो, छोटा हो बड़ा हो, हर किसी ने पैसा बनाया। तो टेलविंड इतना जबरदस्त था कि आपको मल्टी बैगर्स मिल गए 2021 से 2024 में ईपीसी बिजनेसेस में, राइट। और लास्ट जो एक क्राइटेरिया होता है मल्टी बैगर बनने का या फिर एक 10x 100x ग्रोथ कंपनी होता है कि यार आपका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये जो वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जिन पैरामीटर्स पे इन्वेस्ट करते थे कि यार बिजनेस मॉडल एकदम जबरदस्त होना चाहिए, एकदम प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, प्राइसिंग पावर होना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए, कैश फ्लोज आने चाहिए, सीएफओ टू एबिटा अच्छा होना चाहिए, 0.8 के ऊपर होना चाहिए, तब वो एक अच्छा बिजनेस मॉडल होता है। तो ये सब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स है जिन्होंने बहुत पैसा बनाया है, दैट वे वाज लाइक कि आप अच्छे बिजनेस मॉडल्स ढूंढो और फिर उनमें इन्वेस्ट करो, राइट। तो ये 3 से 4 तरीके होते हैं एक मल्टी बैग ढूंढने के लिए। तो ये रिफेक्स इंडस्ट्री को सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर्स पे, सर्कुलर इकोनॉमी पे कहा गया था कि यार मल्टी बैगर बनेगी, राइट। एंड वैसा कुछ हुआ नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई पिछले साल 2024 में, इसकी वजह से स्टॉक प्राइस कहीं गया नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी क्यों गिरी? क्योंकि इनका जो मेजर बिजनेस जो है वो कोल ट्रेडिंग का बिजनेस है, और अगर कोल प्राइसेस गिर जाते हैं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी गिर जाती है। तो कमोडिटाइज बिजनेस है बेसिकली है, जैसे वो अदानी विल्मर, एडब्ल्यूएल एग्री कमोडिटाइज बिजनेस है जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। उसी प्रकार रिफेक्स इज कमोडिटाइज बिजनेस है जो कोल के ऊपर, कोल प्राइसेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो कोल एक तरह से ट्रेड करती है, तो कोल खरीदती है, स्टोर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, और फिर जो थर्मल प्लांट्स होते हैं उनको कोल बेच देती है कंपनी, राइट। तो अगर कोल के प्राइस गिर गए तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई। दूसरा जो इनका बिजनेस है वो कोल जब इस्तेमाल होता है थर्मल प्लांट्स में, इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है तो कोल राख बन जाता है, उसको ऐश बोलते हैं। उस ऐश को रिसाइकल करके फिर से सीमेंट में एक तरह से ये कंपनी मिलाती है। तो ये अल्ट्राटेक जो भी सीमेंट कंपनीज है, डालमिया भारत, उनके साथ काम करती है, उनके क्लाइंट्स है ये, राइट। तो वो क्लाइंट्स जो है इसको सही वक्त पे पैसा नहीं देते। तो ये ऐश का जो बिजनेस है एक हाई मार्जिन बिजनेस है, कोल ट्रेडिंग का बिजनेस एक लो मार्जिन बिजनेस है। तो धीरे धीरे ऐश के बिजनेस में एक तरह से घुसने की कोशिश कर रही है कंपनी। तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 8.5% का है ये बहुत कमजोर है। सीएफओ टू एबिटा
0.1 है, बहुत कमजोर है, राइट। तो बिजनेस मॉडल पे तो ये कंपनी मेरे को इतनी सही नहीं लगी। बाय द वे, इस कंपनी को रिव्यू करने के लिए मुझे अरुण मोदी और अरिंदम कार ने कहा, राइट। तो these two people have asked me to review this company, right? सस्टेनेबिलिटी पे ठीक ठाक है, राइट। आप डेट टू इक्विटी इसका कम दिख रहा है 0.2, बट शॉर्ट टर्म डेट बहुत ज्यादा है, राइट। ROE 19% दिख रहा है, ROC 21% दिख रहा है, ठीक है। मतलब सस्टेनेबिलिटी पे, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें करी है, ग्रीन मोबिलिटी वगैरह में घुस रही है। मैं ट्रांसपोर्टेशन या फिर लॉजिस्टिक्स में मैं काम कर चुका हूं, मुझे पता है कि ये बिजनेस कितने डिफिकल्ट होते हैं स्केल करने के लिए, इनका यूनिट इकोनॉमिक्स कितना ठुका हुआ होता है। तो 4 से 5 चीजें करने की कोशिश कर रही है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक इसको सही तरीके से टेस्ट हुई है। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी पे मेरा कुछ एक फाइनल एक तरह से मैं डिसीजन नहीं बना पा रहा हूं कि ये सस्टेनेबल कंपनी है या नहीं, पर इसका बिजनेस मॉडल तो कमजोर है, वो आई हैव नो डाउट्स अबाउट दैट, राइट। ईपीएस ग्रोथ इस कंपनी का 51 है फॉर अ पी ऑफ 34, तो ऑप्टिकली अंडरवैल्यूड लग रही है। बट मुझे लगता है कि ऐसे बिजनेस मॉडल्स जो है वो सिर्फ तब ऊपर जाते हैं जब एक बुल मार्केट होता है। नॉर्मली जब एक बेयर मार्केट होता है, साइड ट्रेंडिंग मार्केट होता है, ऐसे बिजनेस मॉडल्स को ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसका स्टॉक प्राइस कहीं ना कहीं स्टक लग रहा है मुझे, राइट। तो रिफेक्स इंडस्ट्री का मतलब क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी बहुत है, 97% ऑफ द बिजनेस जस्ट कम्स फ्रॉम 3 to 4 क्लाइंट्स। तो भाई मतलब थोड़ा तो डाइवर्सिफाई कर लो ना, आप 4-5 साल में इस बिजनेस में हो, 4-5 साल से बिजनेस में हो। इक्विटी बहुत ज्यादा डाइल्यूट करते रहती है, पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट किया है इस कंपनी, तो इसका प्रभाव जो है वो स्टॉक प्राइस पे पड़ता है। तो स्टॉक प्राइस विल लाइक मूव इन अ साइडवेज मैनर इफ द कंपनी इज रेजिंग इक्विटी कॉन्स्टेंटली, and especially if it is raising equity at a discount, especially if the profitability of the company is not that great. तो 2024 में profitability गिर गई थी by 15-20%, right? तो commoditized business है, not a great business frankly speaking. जब कोई एक sustainability या circular economy में एक serious uptrend आएगा या कोई tailwind लगा देगा गवर्नमेंट एकदम कि भाई इसी तरह का ऐश इस्तेमाल करना है या इसी तरह की कोल्ड ट्रेडिंग होनी है, तब जाके ये बिजनेस एक तरह से ऊपर जाएगा। बट अदर देन दैट आई डोंट सी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी। इस कंपनी ने कुछ ऐसे फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस नहीं दिए, कोई गाइडेंस नहीं दिए, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू काइंड ऑफ कैलकुलेट द ईपीएस ग्रोथ एंड द फ्यूचर पी ऑफ दिस कंपनी, राइट। सो वील टेक द नेक्स्ट कंपनी नाउ। सो द नेक्स्ट कंपनी इज गुडलक। इस कंपनी को रिव्यू करने के लिए मुझे आदि प्रताप और सनसन ने कहा है। तो ये कंपनी जो है ये स्टील पाइप्स, ट्यूब्स, स्टील के जो भी फैब्रिकेशन प्रोडक्ट्स है वो बनाती है। तो स्टील फैब्रिकेशन या मेटल प्रोडक्ट्स पे हमने 3-4 कंपनीज डिस्कस किए पिछले कुछ वक्त में। नितिन कास्टिंग से शुरू की थी जो मुझे इतनी सही कंपनी नहीं लगी। स्टील कास्ट हमने डिस्कस किया जो मुझे एक अच्छी कंपनी लगी, पिछले वीडियो में ही स्टील कास्ट डिस्कस किया। सिनर्जी ग्रीन डिस्कस किया, ठीक ठाक कंपनी है। टेलविंड्स बहुत जबरदस्त है इस सेक्टर में क्योंकि राइट जो मेटल प्रोडक्ट्स का इंडस्ट्री है इट इज सीइंग अ मेजर बूम राइट नाउ। तो जो भी एक स्ट्रॉन्ग टेलविल्ड वाले कंपनीज होते हैं, तो श्याम मेटालिक्स फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा कर रही है। तो गुडलक एक कंपनी है जो करीबन 3,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, राइट। इट इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 21 फॉर एन ईपीएस ग्रोथ ऑफ 11। तो ग्रोथ इतना कुछ ऐसा ज्यादा दिख के नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि बाकी कंपनीज काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू गुडलक, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमजोर है इस कंपनी का। जो प्रीवियस कंपनी थी स्टील कास्ट, करीबन 15-17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कमजोर है यार, सिंगल डिजिट में है एक तरह से। सीएफओ टू एबिटा भी कमजोर है, 0.3 है। तो कोई बार्गेनिंग पावर नहीं लग रही है एक तरह से कंपनी अपने बिजनेस में, राइट। सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर्स पे आरओसी 14%, आरओई 14%, आरओसी 15%, आरओई कमजोर है। डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है, 0.7 है इस कंपनी का, राइट। तो अगर मार्केट ने इसको वैल्यू नहीं दिया है तो मैं समझ सकता हूँ मार्केट ने इसको वैल्यू नहीं दिया। इसका स्टॉक प्राइस भी चार्ट भी देख लेते तो 2025 मार्च में जो क्रैश हुआ था उसमें ये कंपनी नीचे चली गई और जो टेलविंड्स है, जो बिजनेस मिल रहा है कंपनी को, उसकी वजह से फिर से ऊपर आ रही है। तो 25% इंटरनेशनल बिजनेस है, तो अब जो ये टैरिफ का जो ये झंझट शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा इसके बिजनेस पे। तो मुझे लगता है कि अगर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है मेटल प्रोडक्ट्स में जिसमें एक मैसिव टेलविंड है, देयर आर बेटर कंपनीज टू काइंड ऑफ लुक आउट एंड इन्वेस्ट ओवर देयर। इस कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ गाइडेंस दिया है, 15% का टॉप लाइन, 15 to 20% का लिया है, मैंने 15% का डेटा लिया है, जिससे मुझे ईपीएस ग्रोथ 8% दिख रहा है फॉर अ पेग ऑफ 2.4। तो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है कंपनी एट अ पेग ऑफ 8, एट अ ईपीएस ग्रोथ ऑफ 8। तो मेरे को ठीक ठाक कंपनी लगी। आई थिंक देयर आर बेटर कंपनीज आउट देयर इन दिस सेक्टर विच यू नीड टू वॉच आउट। Adi Pratap and Sansan. Guys, so this was a brief about the companies that we discussed today. Please share this video if possible. Thank you very much for your time. Take care. Bye-bye.